हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब 9th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 2 water taps together can fill a tank in 903/8 hours and the tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap कैन सेपरेटली फिल दी टैंक। मतलब दो टैप्स हैं, दो नल हैं, वो एक साथ मिलके 9/3/8 आवर्स में एक टैंक को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब जो लार्जर बड़े डायमीटर वाला जो टैंक है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले डायमीटर के टैंक से, है ना। तो आपको फाइंड करना है कि अगर सिंगल टैप जो है या तो स्मॉलर वाले डायमीटर का या लार्जर वाले डायमीटर का, अगर उनको सिंगल हम अगर ऑन करें तो वो कितना टाइम लेंगे। स्मॉलर वाला अलग सिंगल कितना टाइम लेगा, लार्जर वाला अलग सिंगल कितना टाइम लेगा। तो यहाँ स्मॉलर टैंक का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि लार्जर वाले डायमीटर का टैप जो है उसका टाइम डिपेंडेंट है, वो 10 आवर लेस देता है किसी स्मॉलर वाले से। तो स्मॉलर वाला इंडिपेंडेंट है तो उसको अपन मानेंगे। तो जो स्मॉलर वाला टैंक है मान लो वो कितना टाइम लेता है, x आवर्स। कितना लेता है, x आवर। तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैंक है वो कितना लेगा, x माइनस 10 आवर। क्लियर। अब जैसे कि अपन ने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा था, हमने बताया था टाइम एंड वर्क वाले केस में वहां डेज थे तो 1 डेज वर्क इंपोर्टेंट था। 1 डेज वर्क से क्योंकि जो टाइम और नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ हमने आपको वहाँ समझाया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ जब टाइम एंड वर्क वाले केस आ जाए तो यहाँ 1 डेज वर्क और 1 आवर्स वर्क या मिनट है तो 1 मिनट्स वर्क, इससे इक्वेशन फॉर्म होती है और उस इक्वेशन के बेस पे फिर अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 1 आवर्स वर्क ऑफ बोथ टैंक, दोनों टैंक का जो 1 आवर का वर्क होगा, दोनों टैंक कितने टाइम में फिल करते हैं, 9/3/8 आवर्स में। तो 9/3/8 आवर्स को सिंपल फ्रिक्शन में आप चेंज करें तो कितना होगा, 75.8 आवर्स, इतना टाइम। लेकिन 1 आवर्स जो वर्क होगा ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 8/75। मतलब जितना भी टाइम वो लेता है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाता 1 आवर्स वर्क। ये दोनों का है क्योंकि दोनों मिलके 75.8 आवर्स ले रहे थे, तो दोनों का मिलके जो 1 आवर्स वर्क होगा वो होगा 8/75। फिर 1 आवर्स वर्क ऑफ टैंक ऑफ स्मॉलर डायमीटर, टैंक ऑफ स्मॉलर डायमीटर कितना होगा, 1/x। फिर 1 आवर्स वर्क ऑफ टैंक ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़े डायमीटर लार्जर डायमीटर वाला टैंक है उसका बना हुआ 1/x माइनस 10, क्योंकि वो टोटल टाइम कितना ले रहा था कंप्लीट फिल करने में, हमने माना था कितना, x माइनस 10। तो उसका 1 आवर्स वर्क क्या होगा, 1/, उसका मतलब जितना भी टाइम वो ले रहा है कंप्लीट करने में उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो 1 आवर्स वर्क हो जाएगा, 1 डेज वर्क बना। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये है स्मॉलर डायमीटर वाले टैंक का 1 आवर्स वर्क, ये है लार्जर डायमीटर वाले 1 आवर्स का वर्क। तो ये स्मॉलर वाले का 1 आवर्स वर्क, ये लार्जर वाले डायमीटर का 1 आवर्स वर्क, और दोनों का मिला के 1 आवर्स वर्क कितना है, 8/75। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप इसको इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। क्लियर। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो जो कि आपने किया है। तो ध्यान देना, कभी भी ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ यूनिट्स टाइम, इकाई समय में यूनिट टाइम का जो वर्क है वो अपन फाइंड करते हैं। दोनों का
स्मॉलर वाले का और लार्जर वाले का 1 आवर्स वर्क, यूनिट मतलब 1 अब जो डे भी हो सकता, मिनट भी हो सकता, सेकंड भी हो सकता, आवर भी हो सकता, तो 1 आवर्स वर्क, तो उससे ही इक्वेशन ये फॉर्म होती है। ये हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे राम किसी काम को 10 घंटे में करता, श्याम 15 घंटे में करता, तो दोनों मिला के 25 घंटे में थोड़ी करेंगे, समझ रहे? क्योंकि वो टाइम और वर्क ये नंबर ऑफ पर्सन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। एक टाइम को यदि आप बढ़ाओगे तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए यहाँ यूनिट टाइम वर्क से, यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ है उससे इक्वेशन फॉर्म होती है। क्लियर? नेक्स्ट वाला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर, एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस लेती है, 1 घंटा कम लेती है, किसके कंपेयर में? पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में। क्लियर? अब जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर जो है ये एक्सप्रेस ट्रेन की है। ये किसका मैटर है? ये एक्सप्रेस ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन है तो इतनी स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा है इसीलिए तो टाइम कम लग रहा है, समझ में आ रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से, इसलिए वो इतना कम टाइम ले रही, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। कितना कवर करने के लिए? 132 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो अब यहाँ जो पैसेंजर ट्रेन है वो हो गई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी तो डिपेंडेंट है पैसेंजर से, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो मानना किसकी पड़ेगी? पैसेंजर की। तो जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो मानिए अपन ने x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब जो स्पीड होगी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी होगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर मोर ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। क्लियर? अब जो आपकी डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 132 किलोमीटर। अब आपको जो टाइम का रिलेशन है उससे आप क्या बना सकते हैं? इक्वेशन, टाइम के रिलेशन से। अब चूंकि माना स्पीड इसलिए है, आप तो टाइम मान के भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। टाइम मानते तो स्पीड से इक्वेशन फॉर्म हो जाती, स्पीड माना है तो टाइम से इक्वेशन फॉर्म हो गई। चूंकि फाइंड क्या करना है? स्पीड, इसलिए स्पीड को ही मान के टाइम से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 132, स्पीड कितनी है? x। फिर डिस्टेंस तो 132 ही है। एक बार स्पीड x थी, मतलब जो पैसेंजर की थी वो कितनी थी? x थी, और जो एक्सप्रेस की थी वो कितनी थी? x प्लस 11, उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। तो एक केस ये बना पैसेंजर वाला और एक केस ये बना एक्सप्रेस ट्रेन वाला। डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। अब ये वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो ये क्या है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो ये भी क्या है? टाइम। अब टाइम माइनस टाइम, जो ये जो पैसेंजर वाला टाइम है ये ज्यादा है 1 घंटा, और जो एक्सप्रेस वाला टाइम है वो इससे 1 घंटा कम है। तो जब ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1, क्योंकि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 1 घंटे ज्यादा है। तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 घंटा, क्योंकि वो 1 घंटा ज्यादा है। बस एलसीएम लेके, हमने बताया था एलसीएम के केस में दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। अब x का डिवाइड, x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 11 बचा, उसका 132 में मल्टीप्लाई।
माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल, x का 132 में मल्टीप्लाई, क्लियर। बस इज इक्वल्स टू में क्या है 1/1 कर दो, फिर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके और क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके और उसको सॉल्व कर सकते। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर, ठीक है ना। जहां ए बी सी, यहां आपको ए बी सी की नीड पड़ती है, तो ए बी सी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी आपका कांस्टेंट है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। आपको दोनों स्क्वायर की क्या चाहिए, साइड्स चाहिए। अब उनके एरिया का रिलेशन भी गिवन है और उनके पेरीमीटर का भी रिलेशन आपको गिवन है। अब निकालना, चूंकि आपको क्या है साइड, क्या निकालना साइड, तो क्या करें, लेट दी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी मानी अपन ने x, फर्स्ट वाले स्क्वायर की x हो गई। अब पेरीमीटर क्या होगा फर्स्ट वाले का 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड अपनी x है तो 4 इंटू एक्स कितना हुआ 4x। अच्छा, अब पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। अब विशेष ध्यान रखना है, उसने बोला था कि दोनों पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है। अब एक पेरीमीटर आपके पास कितना है 4x, तो दूसरा अपन कितना मान लो 4x प्लस 20, मान क्या लो तो होगा प्लस 24। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 24 ही आएगा। अच्छा, जब डिफरेंस गिवन हो तो ध्यान रखा करो, यहां आप सब्ट्रैक्ट करके भी सेकंड वाले का मान सकते हो, ऐड करके भी सेकंड वाले का मान सकते हो। जैसे हम बोले दो नंबर्स का डिफरेंस 2 है, अब हमने पहला मान लो 8 माना, तो दूसरा वाला 10 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, समझ रहे। इनका डिफरेंस भी 2 है और इनका डिफरेंस भी 2 है, तो मतलब यदि अपन ने इसको x माना है इस नंबर को, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2। 8 प्लस 2 10 होता ना, ये 8 माइनस 2 6 होता, क्लियर। तो मतलब जब डिफरेंस 2 दिया है, अपन ने पहले वाले नंबर को x माना और डिफरेंस कितना है 24, पहले नंबर को माना x, पहला पेरीमीटर माना x, समझ रहे हो आपको, डिफरेंस है दोनों पेरीमीटर्स का 24, तो दूसरा वाला x प्लस 24 भी हो सकता, x माइनस 24 भी हो सकता। ये जैसे डिफरेंस कितना था दो नंबर्स के बीच में 2, तो पहला नंबर अपन ना 8 है, तो दूसरा 6 भी हो सकता और दूसरा 10 भी हो सकता। अभी भी डिफरेंस कितना है 2, अभी भी डिफरेंस कितना है 2। तो ऐसे ही पहले वाले स्क्वायर के अपन ने साइड मानी x, तो उसका पेरीमीटर क्या हो गया 4x, दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या होगा 4x प्लस 24, ऐड भी कर सकते सब्ट्रैक्ट भी कर सकते। अब इससे इसकी साइड निकाल लो, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर की पेरीमीटर आ गया उससे, तो अपन पता है कि 4 का डिवाइड कर दो तो क्या जाती है साइड, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड कैसे निकलेगी, ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो पेरीमीटर अपॉन 4, तो इस पेरीमीटर में 4 का डिवाइड कर दो तो कितना आया x प्लस 6, तो इसकी साइड थी x और इसकी साइड हो गई x प्लस 6, क्लियर। साइड मानी फर्स्ट स्क्वायर की x, पेरीमीटर हो गया 4x, तो दोनों के पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस था वो 24 था, तो इसका जब 4x है तो दूसरे वाले का 4x प्लस 24 भी हो सकता, 4x माइनस 24 भी हो सकता। अब इसके पेरीमीटर से इसकी क्या निकाल ली साइड, साइड में 4 का मल्टीप्लाई किया तो पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर 4 का डिवाइड करोगे तो साइड आ जाएगी, तो ये साइड आ गया। अब एरिया का रिलेशन था कि दोनों के एरिया का सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज इतना। अच्छा, इन दोनों का सम, तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा
साइड इंटू साइड, फर्स्ट वाली साइड कितनी है x, एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का एरिया क्या होगा, साइड ये है साइड इंटू साइड, पावर 2 लगा रहा है मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि साइड इंटू साइड फर्स्ट वाले का एरिया, साइड इंटू साइड सेकंड वाले का एरिया, और दोनों के एरिया का सम जो है वो कितना है 468। यहाँ पे अप्लाई कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468। यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो कर लो 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये आप सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 432 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इस पूरी इक्वेशन में आप 2 का डिवाइड कर सकते हो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 6x और ये हो जाएगा आपका 216 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या हो गई 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई 1 का, b की वैल्यू क्या हो गई 6, x का कोएफिशिएंट x में किसका मल्टीप्लाई है 6 का, फिर c कांस्टेंट है जो कि कितना है -216। अब वही आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला। क्लियर। एक बार आप इधर ऐड करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी, एक बार यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको पहले जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि रूट्स होगा कैसा, रियल होगा कि नॉन रियल होगा, इक्वल होंगे। क्लियर। तो ये चीज आपको बताना है। तो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं d। क्लियर। तो हमने इसकी 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि d जब 0 के से ग्रेटर हो, d 0 के इक्वल हो और d 0 से लेस हो। जब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 0 से ग्रेटर आता है तो कैसे होते हैं रियल रूट्स और अनइक्वल। रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो कैसे आएंगे रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, और जब ये d 0 से छोटा होगा तो कैसे आएंगे नॉन रियल, खत्म। मतलब रियल रियल इन दोनों केस में। d यहां ग्रेटर देन 0 है मतलब d पॉजिटिव है, यहां d इज इक्वल टू 0 है तो यहां 0 के इक्वल है। तो ये d जो है यहां 0 से कम हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव नंबर हो गया, और ये d जो है b स्क्वायर ये रहता है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर ये d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, d रूट के अंदर है वो नेगेटिव हो गया, तो रूट नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता नॉन रियल। इतना याद रखना है कि g अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल होने के साथ साथ दोनों रूट्स कैसे होंगे इक्वल। जैसे x की वैल्यू 3 आई तो पहला x भी 3 है, दूसरा x भी 3 है। अब अगर d 0 से ग्रेटर है तो फिर रियल रूट्स तो है ही, मतलब रियल नंबर तो है, कोई पॉजिटिव नंबर है तो रियल है, लेकिन वो कैसे रूट्स आएंगे अनइक्वल। मतलब x की इधर 2 वैल्यू आएंगी, जैसे एक 3/2 आई तो दूसरी 2/3 आई, और इस केस में इक्वल आएंगे, पहली 3/2 आई तो दूसरी भी 3/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे सेकंड वाला 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4√2। क्लियर। और c की वैल्यू क्या है 4। क्लियर। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्योंकि यहां आपको रूट्स नहीं निकालना, आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि वो रूट्स की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, रियल होंगे नॉन रियल होंगे इक्वल होंगे अनइक्वल, तो ये फाइंड करना। तो ये पता लगता है हमें d से। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये रूट के अंदर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो।
तो d अपना जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप फाइंड करेंगे तो b क्या है माइनस 4 रूट 2, तो इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3 और c क्या है 4। इसको आप सॉल्व करें। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और 16 इंटू 2 32 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 16। तो रूट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और d की वैल्यू जब लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो रूट्स कैसे होते हैं नॉन रियल। अगर इस d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो क्या होता रियल और इक्वल रूट्स होते दोनों। x की वैल्यू यहां भी वही और यहां भी वही। और यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो रूट्स रियल के साथ कैसे होते अनइक्वल। क्लियर, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट वाले में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करना है नीचे वाली इक्वेशंस में, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, ये इनने गिवन दिया है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करना है और नीचे जो इक्वेशन गिवन है उसमें दो इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं इक्वल। और इक्वल रूट्स यदि उन्होंने बोला कि इक्वल रूट्स ऑलरेडी हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। क्लियर, तो it is given that the given equation have two equal roots, then the d will be equal to 0। तो अब d 0 के बराबर होगा तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के। तो यहां पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है 2। क्लियर, b की वैल्यू क्या है k। क्लियर, और c की वैल्यू क्या है 3। ये a b c की वैल्यू हो गई। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट। अब यहां पुट करें तो b k के बराबर है k स्क्वायर 4 a 2 है आपका, c आपका 3 है। सॉल्व करें k स्क्वायर 4 2 या 8 3 या 24 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर ना। अब k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 24। k इज इक्वल टू, क्लियर, इस 24 को आप तोड़ लेंगे, है ना। तो ये आपका 24 क्या हो जाएगा 2 रूट 6, 2 रूट 6, है ना। वो तो अपन फैक्टर कर देते हैं। ये 24 ही है ना, 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24। तो ये पेयर में है तो इसका स्क्वायर रूट 1 बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर बचा रहेगा। जो पेयर में नहीं है तो 3 2 या 6 बचा है वो अंदर बचा है। क्लियर, ठीक। अब बाकी आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम है सेम जो आपने पीछे की है उसी बेस पर है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ ये बात जरूरी है, ये 3 कंडीशंस आपको याद होना जरूरी है। और ये अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं d इज इक्वल्स टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कर देते हैं, है ना। तो ये नहीं है, d किसके बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। वो फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूले में रूट के अंदर होता है वो डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूले में रूट के अंदर होता है, लेकिन d केवल इसको बोलते हैं d डिस्क्रिमिनेंट, उसमें रूट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, तो ये बात याद रखना है, d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट, d इज इक्वल्स टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 तो नॉन रियल रूट्स। क्लियर, ये आपका फिनिश है, कंप्लीट कर ले, बाकी नेक्स्ट वीडियो।